नमस्कार दोस्तों, आगे पढ़ते हैं जी। नॉइस पोल्यूशन, नॉइस, शोर। क्या होता है नॉइस? अनवांटेड साउंड। अनवांटेड साउंड, ऐसी आवाज़ जो हमको पसंद ना हो। देखो ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। जैसे कहीं डीजे चल रहा है तो वो डीजे किसी के लिए एन्जॉयमेंट का सोर्स हो सकता है जी, किसी को अच्छा लग सकता है, पर दूसरे को नॉइस लग सकती है, शोर लग सकता है। जब लेवल ऑफ साउंड, साउंड का लेवल एक थ्रेशोल्ड, एक लिमिट से आगे चला जाता है, इंक्रीज्ड बियॉन्ड ए थ्रेशोल्ड, तो हम कह देते हैं कि ये नॉइस है। इट इज़ ए सब्जेक्टिव फिनोमिना। मैंने बताया कि एक बंदे के लिए डीजे या कोई आवाज़ आनंदित हो सकती है, दूसरे के लिए वही शोर हो सकता है। द इशू ऑफ नॉइस इज ऑफन नेग्लेक्टेड इन इंडिया। भारत में ये इशू काफ़ी नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप देखना, फॉरेन जाओगे, डेवलप्ड कंट्री में जाओगे तो वहाँ अननेसेसरी जैसे हॉर्न नहीं बजाए जाते। वहाँ सुबह सुबह धार्मिक स्थानों में कोई लाउड स्पीकरों की आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी, ठीक। पर जहाँ पर नॉइस वाला जो टॉपिक है ना, इसको नेगलेक्ट किया गया है इंडिया में। अभी इसने इतना अहमियत नहीं पकड़ी, ये इशू काफ़ी नेगलेक्टेड है। आल्दो वी हैव लॉज रिलेटेड टू नॉइस, नॉइस से संबंधित हमारे देश में कई कानून हैं भी। शहरों में ऐसे ऐसे लेवल से ऊपर, इतने इतने लेवल से ऊपर साउंड की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कोई धार्मिक स्थान है तो उसके ऊपर भी रूल लगता है कि आपने इतने डेसिबल से ऊपर स्पीकर नहीं चलाना, पर वो चला रहे हैं। लॉज तो हैं पर उनका उनका पालन नहीं होता जी। लॉज आर रियरली फॉलोड। ओके। साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, ये इंपॉर्टेंट है जी। डेसिबल, साउंड को मेजर करने का, मापने का पैमाना कौन सा है, यूनिट कौन सा है जी? डेसिबल, डीबी, डेसिबल, जो कि एक लॉगरिदमिक स्केल है। जब बहुत बड़ा डाटा होना तो उसको मेजर करने के लिए या उसके साथ निपटने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम लॉग यूज़ कर लेते हैं। तो लॉग स्केल में एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 10 डेसिबल, अगर अगर 10 डेसिबल का इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, इज इक्विवेलेंट टू डबलिंग ऑफ द साउंड लेवल, ठीक है ना। वो डबल हो जाती है साउंड, जो सिंपली हम लाउडनेस को कह देते हैं डबल हो गई। ओके। जैसे जैसे आप देखो ना, एक रिक्टर स्केल होता है, उसमें अगर कहें कि रिक्टर स्केल में भूकंप आया 5 यूनिट का, रिक्टर स्केल में भूकंप आया 6 यूनिट का, तो आप कहोगे यार 1 यूनिट ही तो बड़ा है। नहीं, लॉग स्केल में ये जो 1 यूनिट भी बड़ा होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा होता है, जनरली 10 गुना बढ़ जाता है जी। ओके। आप अधिक डाटा के पीछे मत जाना, ये समझ लेना कि लॉगरिथमिक स्केल में जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर ए पर्सन इज एक्सपोज टू मोर देन 75 डेसिबल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन हिज और हर हेयरिंग कैन बी डैमेज्ड। अगर 75 डेसिबल से ऊपर की साउंड का एक्सपोजर हो रहा है तो उसकी सुनने की शक्ति डैमेज हो सकती है। 75 स्केल, देखो सारे स्केल आपने याद नहीं रखने, हाँ सारे यूनिट याद नहीं रखने। देखो 75 इंपॉर्टेंट हो गया जी, इससे ऊपर साउंड लेवल नहीं होना चाहिए 75 डेसिबल से। ओके जी। तो विश्व लेवल पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने रिकमेंडेशन की है कि इतना इतना साउंड होना चाहिए इस एरिया में। WHO recommends that indoor sound level should not be more than 30 डेसिबल इंडोर। घरों के अंदर जो साउंड लेवल है 30 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके जी। इन इंडिया हमने भी कानूनी रूप से बाहर के नॉइस लेवल को सेट किया है, हालांकि जहां फॉलो नहीं होता हमने सेट कर दिया है पर इसको फॉलो नहीं किया जाता। अलग अलग एरिया के हिसाब से डेसिबल लेवल कौन से तय किए गए हैं भारत में, देख लेते हैं जी। देखो,
इंडस्ट्रियल एरिया है अगर, तो उसमें दिन में मतलब 6 AM से 10 PM दिन में आपका 70 डेसिबल से ऊपर नहीं होनी चाहिए नॉइस, और रात में 75 से ऊपर नहीं होनी चाहिए दिन में, और रात में 70 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये लिमिट है जी। कमर्शियल एरिया है उसमें 65 और 55 है जी, ये लिमिट। रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर घर हैं, फ्लैट हैं, वहाँ पर 55 और 45 है। ये थोड़ा देख लेना, 55 और 45 डेसिबल। दिन और रात में क्या है, 5 डेसिबल का फ़र्क है। और जो साइलेंस जोन होते हैं जैसे आपके हॉस्पिटल हो गए, सेंसिटिव एरिया होते हैं जो, उनके आसपास है 50 और 40 डेसिबल, 50 और 40। रेजिडेंशियल में 55, 45 ये याद रख लेना आप, और साइलेंस में और कम होगी। ओके, तो अगर और कुछ नहीं याद कर सकते तो ये याद कर लेना, सबसे अधिक लिमिट है 75 और सबसे कम है 40। ठीक है जी। उसके बाद 5 का डिफरेंस है जी, इसको थोड़ा समझ लेना जी। तो साइलेंस जोन क्या होते हैं? दीज आर डिफाइंड फॉर सेंसिटिव एरियाज। सेंसिटिव एरियाज जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट, रिलीजियस प्लेसेस और अदर सच प्लेसेस बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है जी। तो ये सेंसिटिव एरियाज होते हैं, इसके आसपास शोर कम होना चाहिए। साइलेंस जोन कंप्राइज एरिया ऑफ नॉट लेस देन 100 मीटर अराउंड दीज प्लेसेस। ऐसे इन हॉस्पिटल, कचहरियों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आसपास कम से कम 100 मीटर वाला एरिया, वो होता है पूरा साइलेंस जोन। तो आगे बढ़ते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस। क्या है जी नॉइस के हार्मफुल इफेक्ट? सोचो, सुनने की शक्ति खराब हो सकती है हमारी, सिर दर्द हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, हमारी कंसंट्रेशन भंग हो सकती है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ सकती है, हाई BP हो सकता है। इस प्रकार नॉइस क्रिएट्स अनॉयंस, चिड़चिड़ापन होता है जी। डिसप्लेयर इन हेयरिंग, सिर दर्द हो सकता है, हेडेक कुछ हो सकती है जी। ओके, नॉइस इफेक्ट्स फिजियोलॉजिकल फीचर्स। फिजियोलॉजी क्या होती है जी? इट इज द स्टडी ऑफ द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से संबंधित, जैसे हमारी हार्ट बीट, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, BP बढ़ सकता है, ब्रीदिंग एम्पलीट्यूड इफेक्ट होता है जी, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, पल्स रेट चेंज हो सकता है, और ब्लड का कोलेस्ट्रॉल शुगर वगैरह भी अफेक्ट हो सकती है। लॉन्ग एक्सपोजर टू हाई साउंड लेवल्स कॉज हेयरिंग लॉस। ठीक है जी, इससे हमारी सुनने की शक्ति भी जा सकती है। ओके, आगे देखो जी, इससे हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन भंग हो जाती है अगर शोर शराबा हो तो। शोर शराबे में जैसे आप पढ़ भी नहीं सकते, कंसंट्रेशन भंग हो गई। नॉइस ऑब्स्ट्रक्ट्स आवर स्लीप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। हम ढंग से सो नहीं सकते, अगर सो भी लिया तो पीसफुल नींद नहीं आएगी। लैक ऑफ स्लीप से क्या होगा? अदर हार्मफुल इफेक्ट होंगे, जैसे रेस्टलेसनेस, है ना। आप पूरी तरह सोए नहीं हो तो आपको सुस्ती सी रहेगी। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज ऑफ एंगर इन बिहेवियर, आपको गुस्सा सा आएगा जी, एंगर बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। नॉइस कॉजेज पेन एंड रिंगिंग इन अवर ईयर्स, कानों में दर्द हो सकता है, शन शन छाँ छाँ की आवाज़ आ सकती है, रिंगिंग की आवाज़ आ सकती है। जैसे मान लो सोर्स ऑफ नॉइस चला भी गया तो भी हमारे कानों में शां शां ऐसी कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, कुछ कुछ हम फील करते हैं। इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी एडवर्सली अफेक्ट होता है। तो अल्टीमेटली अफेक्टिंग किसको? फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सिस्टम, पूरी का पूरा ह्यूमन सिस्टम अफेक्ट होता है। आवर बिल्डिंग्स एंड इट्स मटीरियल्स कैन आल्सो बी डैमेज्ड बाय, कैसे? एक्सपोजर टू पावरफुल साउंड वेव्स। बेसिकली साउंड है क्या? वेव्स ही तो हैं। तो जब ये वेव्स हमारी बिल्डिंग्स पर और स्ट्रक्चर पर पड़ेंगी तो वो भी कांपेंगी तो वो डैमेज हो सकती हैं। तो हमारी बिल्डिंग क्या है? कोलैप्स हो सकती हैं, गिर सकती हैं। ये बातें आपने पढ़ लेनी है जी। आगे बात करते हैं जी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की। रेडियो एक्टिव तो कुछ खास प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं, हैवी एलिमेंट होते हैं, तो वो रेडिएशंस निकालते हैं। तो
इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ होता है जी, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। तो जब इनका यूज़ होकर इनको फेंक दिया जाता है तो फिर भी इनमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं, क्योंकि इनका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकलती रहती हैं वेस्ट में से भी, न्यूक्लियर मटेरियल के वेस्ट में से भी कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकलती रहती हैं। तो ये रेडिएशन हमारे लिए हानिकारक है। पढ़ते हैं जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आल्सो कॉज पोल्यूशन। कई प्रकार की रेडिएशन भी पोल्यूशन करती हैं। देयर आर सर्टन हैवी मेटल्स एलिमेंट्स, कई हैवी एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है जी, हैविंग हाई एटॉमिक मास, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है उसे कहते हैं हैवी एलिमेंट्स, जैसे रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया वगैरह। तो दीज हैवी एलिमेंट्स वो डिसइंटीग्रेट करते हैं, किसमें, वो टूटते हैं किसमें, इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स, स्मॉलर एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास कम होता है। ओके, कैसे टूटते हैं, कैसे डिसइंटीग्रेट होते हैं, बाय एमिटिंग रेडिएशंस को एमिट करके ये अपना जो है इन एटॉमिक मास कम कर लेते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं जी रेडियो एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिसमें रेडिएशंस निकलती हैं। ओके, तो हम इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ भी करते हैं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में, ताकि हमको बिजली मिल सके। These रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैव लॉन्ग लाइफ टाइम, इनका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इवन इन द वेस्ट, जहाँ यूज्ड एलिमेंट, जो हमने यूज़ कर लिया है एलिमेंट, अपने हिसाब से हमने कह दिया कि हाँ इसका हमने यूज़ कर लिया, अब ये क्या है वेस्ट, अब इसमें से रेडिएशन हम कह देते हैं बहुत, अब हमको इसकी रेडिएशंस नहीं मिल रही, पर फिर भी इसमें से कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकलती रहती हैं। देयर आर एक्टिव न्यूक्लियाई, जो इन एलिमेंट का ऐसे जो बीच वाला न्यूक्लियाई होता है वो एक्टिव होता है जी। बेसिकली सेंटर वाले न्यूक्लियाई से रेडिएशंस निकलती हैं। चलो छोड़ो आप इसको, न्यूक्लियाई को छोड़ो, वैसे कह दो कि ये एक्टिव रहते हैं और इनमें से ये क्या करते हैं, कीप ऑन एमिटिंग रेडिएशंस को निकालते रहते हैं जी। ओके जी, दीज रेडिएशंस आर हार्मफुल टू लाइफ ऑन अर्थ, ये हार्मफुल है जी। Some types of radiations have low penetration powers, जैसे अगर हमारी बॉडी को इसका एक्सपोजर मिले तो ये बॉडी के अधिक अंदर तक नहीं जा पाती, इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती हैं, बाहर स्किन वगैरह को ही अफेक्ट करती हैं। इसे कहते हैं जी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, नॉन आयोनाइजिंग, जो कि जिनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। These radiations can damage cells and molecules and even our eyes, हमारे सेल को, मॉलिक्यूल को, स्किन को, हमारी आंखों को भी ये डैमेज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, our eyes can be damaged by looking directly towards sun during eclipse, जब ग्रहण लगता है तो जैसे मान लो कि सूरज ग्रहण लगा तो सूरज ढक गया चंद्रमा के द्वारा, तो जैसे ही चंद्रमा सूरज से हटेगा तो एकदम सन की रेडिएशंस धरती की तरफ आएंगी। तो अगर हम ग्रहण को डायरेक्टली देख लें तो हमारी आंखों के ऊपर ये खतरनाक रेडिएशंस पड़ेंगी और हमारी आंखों को डैमेज कर देंगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सीधे नग्न आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। ओके जी, और देखो जी, बाय सन्स रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम कोस्टल सैंड और स्नो, जो कोस्टल सैंड होती है, जहाँ स्नो होती है पहाड़ों पर, जो वाइट कलर होता है ना, वो सन रेज को बहुत अधिक रिफ्लेक्ट करता है। बाकी कलर्स के कंपैरिजन वाइट कलर सन रेज को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज भी हमारे शरीर पर जब पड़ेंगी तो उससे भी हमको, हमारी आंखों को डैमेज हो सकता है। तो हमें कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है कुछ दिखे ना, तो इसे हम कह देते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। ठीक है जी, स्नो के कारण हमको कुछ दिखा नहीं। ओके, आगे देखो जी, दीज रेडिएशंस हार्म्स द सेल्स ऑफ स्किन, हमारे स्किन की सेल को हार्म कर देते हैं जी। एंड ब्लड कैपिलरीज, छोटी छोटी हमारी जो नाड़ियां हैं जो ब्लड को इधर से उधर लेकर जाती हैं हमारे शरीर में, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं, तो उसको डैमेज कर देती हैं ये रेडिएशंस।
तो जिसके कारण क्या होता है, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ब्लिस्टर्स, छाले पड़ जाते हैं, रेडनिंग ऑफ स्किन, स्किन हमारी लाल हो जाती है, जिसे कहते हैं सनबर्न हो गया जी, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं हमारी बॉडी पर, तो हम कह देते हैं सनबर्न हो गया जी। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, जैसे जिसे कहते हैं जिसकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, उसे कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस। जिसकी कम पेनिट्रेशन पावर हुई, हमने कहा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो जिनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है उसको कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ओके जी। दीज इंक्लूड रेडिएशंस एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिवली एक्टिव हैं जी, जिनसे रेडिएशंस निकलती हैं। ओके, देखो पहले हमने थोड़ी कम पावरफुल रेडिएशंस पढ़ी, जैसे सूरज की रेडिएशंस हो गई। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं थोड़ी पावरफुल रेडिएशन। इसमें एक्स रेज हो सकती हैं, कॉस्मिक रेज हो सकती हैं। ओके, तो ये पावरफुल हैं जी, इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। ओके, दे कैन ब्रेक डाउन मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को भी ये तोड़ सकती हैं। दिस मॉलिक्यूलर डैमेज कैन प्रोड्यूस शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स। जैसे शॉर्ट रेंज मतलब इमीडिएट इफेक्ट की हम बात करें तो उसमें इंक्लूड होता है इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म, हमारे जो शरीर का अंदर पाचन तंत्र है ना वो खराब हो जाता है। बर्न्स, हमेशा वही छाले पड़ गए जी, बर्न हो गया जी। डेथ ऑफ टिश्यू, हमारे टिश्यू वो डेड कर जाते हैं। एंड इवन डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है इन रेडिएशन से। तो लॉन्ग, इसी हमने पढ़ा शॉर्ट रेंज, तो लॉन्ग रेंज में क्या है जी, लॉन्ग रेंज या डिलेड इफेक्ट्स, उसमें आता है जी इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ ट्यूमर्स या कैंसर। ठीक है ना, कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। ओके, कैंसर जैसे ना, जैसे मान लो कि ब्लड में प्रॉब्लम हुई, ब्लड का, तो उसे कहते हैं कैंसर। तो अगर बॉडी का कोई खास भाग कैंसरस है, उसे कह देते हैं जी रसौली होगी, जी रसौली बन गई, ट्यूमर बन गया। सिंपली ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो हमारी जो डीएनए सीक्वेंस है वो बदल सकती है। डीएनए सीक्वेंस होती है, आप इतना याद रख लो कि जैसे हमारे बॉडी में जैसे हमारी आंखों का कलर क्या है, बालों का कलर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, तो वो हमारे जीन डिसाइड करते हैं। तो इन जीन में भी चेंज हो सकती है अगर ये रेडिएशन हमारे ऊपर पड़े। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट स्पेशली ऑफ फीटस, जो भ्रूण है उसकी डेवलपमेंट अच्छे ढंग से नहीं होगी अगर इनके ऊपर रेडिएशंस पड़ गई। और शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ स्पैन, ठीक है, हमारी ज़िंदगी कम हो जाती है जी, ज़िंदगी के जितने साल हैं वो कम हो जाते हैं। ओके जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं आपने पढ़ लेनी है। ये कौन से हैं जी, ये हैं जो अगर रेडिएशंस ज़्यादा स्ट्रांग हो उनके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो क्या मेजर करें जी, कैसे उपाय करें टू टैकल रेडिएशन पोल्यूशन। देखो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है ना। रेडिएशन का इफेक्ट हो जाए उसके बाद आप इलाज करवाओ तो इतना फ़ायदा नहीं है, बेसिकली करो प्रिवेंशन। देयर इज़ नो क्योर अवेलेबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय रेडिएशन। एक बार रेडिएशन ने डैमेज कर दी तो कोई इलाज अवेलेबल नहीं है। तो फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, कंट्रोल मेजर्स के ऊपर। तो ऑल सेफ्टी मेजर्स रिलेटेड टू हैंडलिंग द यूज, किसके, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है उसको कैसे हैंडल करना है, उसका यूज़ कैसे करना है, उससे संबंधित जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो पहले तो बात है सेफ्टी मेजर्स ढंग से डिसाइड करने चाहिए सारे के सारे। जब डिसाइड कर दिए तो उसके बाद स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने चाहिए, उनको लागू भी करना चाहिए। ओके जी। देयर इज नीड ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। तो जो न्यूक्लियर वेस्ट है उनका सेफ डिस्पोजल करो। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर वेस्ट में से भी रेडिएशंस निकलती रहती हैं। कंप्लीट बैन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन के ऊपर बैन लगाओ जी। एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स या टेस्टिंग ऑफ बम्स, न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग के ऊपर भी बैन लगाओ। ओके जी, क्योंकि इनसे रेडिएशन ही तो निकलती हैं। प्रॉपर सेफ्टी किट फॉर वर्कर्स वर्किंग नियर बाय ए न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की जाती है, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनकी प्रॉपर सेफ्टी किट दो जी उनको। ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ना हम, ये मेंस में बड़े काम आएंगे आपको।
ओके, आगे है जी फिक्स करो। किसको? अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करो। अगर खुदा ना खास्ता कुछ एक्सीडेंट हो गया है, न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण कुछ डैमेज हुआ है, तो वो क्यों हुआ है, इस सब की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, आंसरेबिलिटी फिक्स करो। ठीक। डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये भी कोशिश करो कि ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम पैदा करें जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हम पैदा कर रहे हैं, तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी के अलावा और कौन कौन से सोर्स हैं जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जिससे कि रेडिएशंस ना निकलती हों। ठीक है जी, उनको डेवलप करो जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी। ई वेस्ट वगैरह नेक्स्ट क्लास में करते हैं। शुक्रिया जी, नमस्कार।